डी, तो ए सी एंड बी डी प्रोड्यूस्ड, ये दोनों मिलते हैं एट ई। यहाँ पर उसने क्या बताया है, ए बी डायमीटर है, तो इन चीज़ों को पूरा इस्तेमाल करना सीखे। ए बी डायमीटर है तो इन बड़ी डिग्री का एंगल बनाएगा आधे सर्कल में। अब आप देखिएगा ट्रायंगल इसको ए डी ई को, ए डी ई, इस ट्रायंगल के अंदर ये 110 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होगा, ये 90 है तो ये 20 होगा, ठीक है। और अब आप देखिएगा कोड सी डी को, कोड सी डी अगर सर्कमफ्रेंस पर 20 डिग्री का एंगल बना रही है तो सेंटर पर कितने का एंगल बनाएगी, सेंटर पर इससे डबल एंगल बनाएगी 40 का, तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पर 40, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज ए, अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है किसी सेक्टर का तो उसका एरिया जो है वो कितना होगा, वो 1/6 होगा, बिकॉज एंगल भी 1/6 है, तो एरिया हो जाएगा सर्कल का 1/6 पाई आर स्क्वायर, ठीक। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज सी, सर्कमफ्रेंस होता है जी 2 पाई आर, ओके। देन ए इज इक्वल टू व्हाट, तो ए की वैल्यू क्या है, किस किस चीज़ के टर्म में, ये देखो कि भाई उसके अंदर सी भी है पाई भी है, सी भी है पाई भी है, हर एक जगह पर सी और पाई है। तो मेरे भाई आपको रेडियस को क्या करना है, रेडियस कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, आपको एरिया की वैल्यू निकलनी है। तो आप क्या करो, आप यहाँ से रेडियस की वैल्यू उठाओ और वहाँ पर एरिया के अंदर पुट करो, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/6 पाई, और रेडियस की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कैसे उठाओगे, यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई को साइड भेज दो, सी डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये रेडियस की वैल्यू है, तो भाई रेडियस स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई गया, तो आंसर इज सी स्क्वायर बाई 24 पाई। इन ट्रायंगल ABC, D is a point on BC such that triangle ABC, D is a point on BC such that angle BAD is half ADC, angle BAD is half angle ADC, ADC का आधा है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा है, और आपको ये पता है एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे इसने क्या बोला है, आगे ये बोल रहा है एंगल BAC 87 है, ये वाला एंगल 87 है, ये वाला एंगल 42 है, तो आप ये वाला एंगल इजीली निकाल सकते हो 180 में से दोनों का सम घटा के, 120 को घटाए 60 में से हो गया 51, थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी 51, अगर ये 51 है तो ये 51 का डबल 102। अब इसने पूछा क्या है ये मेरे को बताओ, एंगल ADB, तो एंगल ADB कैसे निकलेगा, 180 में से 102 घटा दो 78, बस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल इन अ रेगुलर ऑक्टागन, तो किसी रेगुलर ऑक्टागन के अंदर लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट डायगोनल का रेशियो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप कर नहीं सकते, और ये क्वेश्चन मैंने कैट से उठाया, और हर एक क्वेश्चन जो मैंने कैट से उठाया है मैं उसके साथ साथ आपको बता नहीं रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा ताकि आप उससे ना डरो, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे उठाया, अदरवाइज बतेरे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने कैसे उठाए लेकिन वहाँ पर मेंशन नहीं किया, और बढ़िया बढ़िया सोर्स उठाए मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया। मार्केट के अंदर जो भी बढ़िया सोर्स हैं वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है, मतलब आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से करने की जरूरत नहीं है, अगर SSC CDS इनके रिलेवेंट आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इस रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल टू शॉर्टेस्ट डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल हमें निकालने पड़ेंगे किसके, एक ऑक्टागन के, ठीक है। चलिए भी निकालते हैं, तो सबसे पहले ऑक्टागन बना लेते हैं। ऑक्टागन की 8 भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं तो ये होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, हाँ, तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, ये जैसा भी बना मैंने बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हमने एक रेगुलर ऑक्टागन बना लिया, इसका नाम रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं भाई, ये लो, ये मैंने कंप्यूटर से ही बना दिया। तो हमने इसका सबसे छोटा और सबसे लंबा डायगोनल निकालना है, तो सबसे छोटा डायगोनल है मेरे भाई ये वाला, जब आप किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट को स्किप करके डायगोनल बनाते हो तो ये सबसे छोटा बनेगा, अगर दो पॉइंट को स्किप करके मतलब इसी पॉइंट से अगर आप ये बना दोगे ये इससे थोड़ा बनेगा, फिर इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर ये इससे थोड़ा और बड़ा बनेगा, लेकिन जब आप बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर चले जाते हो तो उसके बाद डायगोनल जो है वो छोटे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो पॉइंट इस पॉइंट के पास आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में 3 तरह के डायगोनल बनेंगे ऑक्टागन के अंदर, सबसे छोटा जो डायगोनल होगा वो ये होगा, फिर ये इससे थोड़ा बड़ा, फिर ये इससे थोड़ा बड़ा, फिर ये जो डायगोनल है ये दोनों बराबर होंगे, और फिर ये सबसे छोटा है, ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे, ठीक है। सिमेट्री के कारण इतना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब हम इसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा डायगोनल निकालते हैं, तो इसका नामकरण कर देते हैं। तो जो AC है ये सबसे छोटा डायगोनल होगा इसका, AC, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए देखो रेगुलर ऑक्टागन है तो सारी साइड बराबर होंगी, ये मैंने A और A मान लिया, तो इसको निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक मैं फॉलो कर लेता हूँ, कोसाइन रूल। तो ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये 135 डिग्री का होगा, 135 डिग्री का क्यों होगा, आप इजीली निकाल सकते हो, सारे एक्सटीरियर एंगल का 360 है सम, उसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, रोज 8 एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल 45 है, तो ये 135 होगा, ठीक है। तो अब हमें लगाना है कोसाइन रूल, और हमें निकालना है AC, तो AC की लंबाई निकालते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर इंटू कोस 135, कोस 135 यानी कि कोस 90 प्लस 45, कोस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, वहाँ पर कोस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा यानी कि 1/√, ठीक है। तो 2 से ये √2 से ये 2 गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर 2 प्लस √2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही रखो एक बार, AC स्क्वायर की लंबाई जो है वो मैंने यहाँ पर रख दी क्या,
ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप ए की जगह पर इसको 1 भी मान सकते हैं, थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। हमें ए जो है वो कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो यहीं पर अगर इसकी जगह पर अगर मैं 1 मान लूँ तो यहाँ पर होएगा क्या, 1 + 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो ये 2 + √2 आ जाएगा ऐसे, 2 + √2। तो आप न्यूमेरिक वैल्यू भी कोई भी मान सकते हैं, बिकॉज हम रेशियो निकालें तो मैं न्यूमेरिक मान ली चलो, तो ये हो जाएगा जी 2 + √2, और ये इसका स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ए सी का। अब मैं सबसे लंबा डायगोनल निकालने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो सबसे लंबा डायगोनल है जी ए ई, तो इसको हमें स्टेप बाई स्टेप ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए ई तक पहुँचने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा ए डी सबसे पहले। और ऑक्टागन के एंगल्स मैंने आपको बताए हैं, ऑक्टागन के एंगल्स मैंने आपको क्या बताए हैं, मैंने आपको ये बताए हैं कि मेरे भाई ऑक्टागन के अंदर ये एक रेक्टेंगल बनती है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कब पैरेलल होती हैं, जब एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी साइड्स इवन होती हैं, एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसकी साइड इवन हो। जैसे जो पेंटागन है, समपंचभुज, उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं होंगी, बिकॉज उसमें ऑपोजिट के जोड़े नहीं बनेंगे। लेकिन एक रेगुलर, मान लो क्वाड्रिलेटरल है, तो ये स्क्वायर बन गया, इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई, ठीक है। और अगर एक रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी पैरेलल होंगी, ठीक है, ये वाली साइड इसकी पैरेलल होगी। ऐसे ही इसकी जो ऑपोजिट साइड है एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बनेगा मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर। तो ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो फिर ये कितने डिग्री का होगा टोटल, अगर 135 डिग्री का इसका इंटीरियर एंगल, तो ये 45 डिग्री का होगा, क्लियर है। तो ये अगले उसके लिए हमें चाहिएगा ये 90 डिग्री का, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें ये जो सेकंड डायगोनल है ये कैसे निकालना पड़ेगा, सेकंड डायगोनल निकालने के लिए आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पड़ेंगे, ये ऐसे ऊपर से। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये बिल्कुल सिंपल, आपको तो प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बिकॉज ये जो है ये इसके पैरेलल होता है इसके अंदर, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। और अगर ये 90 है तो ये 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर ये 1 है तो ये 1/√2 होएगा, ये 1/√2 होएगा, और ये भी 1/√2 होएगा सिमिलरली। तो ये जो पूरा डायगोनल है ए डी, ये कितना बन गया, 1 + 1/√2 + 1/√2। तो 1/√2 + 1/√2 मतलब कि 2/√2, और 2/√2 क्या होगा, √2, तो ये हो गया 1 + √2। तो जो ए डी है, ए डी इज इक्वल टू 1 + √2। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज हमें इसमें 3 लेंथ निकालनी होंगी, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कंसीडर किया जा सकता है, और ये एसएससी का है भी नहीं। लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ऑक्टागन के आप डायगोनल्स कैसे निकाल सकते हो, एक बार इसके थ्रू आपको गो थ्रू हो लेना चाहिए, इसलिए ये मैंने आपको बताया। देन फिर आपको डर नहीं लगेगा बिना वजह एक आधा क्वेश्चन कोई इससे रिलेटेड आ जाए, अगर वो 2 डायगोनल का रेशो ना भी पूछे, सबसे लंबा डायगोनल पूछ ले, या फिर ये सेकंड हाईएस्ट लेंथ वाला डायगोनल पूछ ले। अब ये देखो, ये सबसे लंबा डायगोनल है, तो दिस इज 1 + √2, और ये वाली साइड की लेंथ है जी 1, और ये वाला जो एंगल है दैट इज 90। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ए ई का स्क्वायर क्या होगा, ए ई जो कि सबसे लंबा डायगोनल है, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर को मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 + 3 + 2√2 दैट इज इक्वल टू 4 + 2√2। और हमें निकालना है सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल और शॉर्टेस्ट डायगोनल की लेंथ का रेशियो। तो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल है ए ई डिवाइडेड बाई सबसे शॉर्टेस्ट डायगोनल है ए सी, और बिकॉज इनके स्क्वायर्स हमें पता थे तो यहाँ पर दोनों के ऊपर मैंने अंडर रूट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, √4 + 2√2। अंडर क्यों, क्या पता है, क्योंकि ए ई स्क्वायर की ये वैल्यू है तो ए ई की वैल्यू है ये, ए सी स्क्वायर की ये वैल्यू है तो ए सी की वैल्यू है ये, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। तो ए ई इज टू ए सी इज इक्वल टू 4 + 2√2 अपॉन 2 + √2। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर वाले में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि वो इसका डबल है। यहाँ से देखो, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ये बचेगा 2 + √2, तो 2 + √2 से 2 + √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, √2/1, √2/1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। AD जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है भाई, ये इसको D पर मिल गया। इफ BC इज इक्वल टू A, अगर इस वाली साइड की लंबाई A है, इस वाली साइड की लंबाई B है, इस वाली साइड की लंबाई C है, तो BD - DC। तो आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आता है कि नहीं, बिल्कुल ईजी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर यहाँ पर AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये सामने वाली साइड को उस रेशो में बांटेगा, सामने वाली साइड की लेंथ जिसको ये 2 पोर्शंस में बांट रहा है, ये उस रेशो में बांटेगा जिस रेशो में इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स की लेंथ है, यानी कि C/B में ये लंबाइयाँ होंगी। वेरी वेरी सिंपल, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बस वही मैं लगाने वाला हूँ, C/B में मैं BC की लंबाई को बांटूंगा, BC की लंबाई यानी कि A को, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो BD की वैल्यू होगी C/B में बांटना है और C वाला पोर्शन इसके हाथ में आएगा, यानी कि C/B + C इंटू इसको बांटना है A को इंटू A। और DC की लंबाई क्या होगी, DC की लंबाई C/B में बांटना है, इसके हाथ में B आएगा, यानी कि B आउट ऑफ B + C, और किसको इस रेशो में बांटना है, A लंबाई को, और हमने बताना है BD - DC। तो इसमें से अगर आप इसको हटाओगे तो नीचे B + A कॉमन है, ऊपर A कॉमन है, ऊपर आ जाएगा C - B, नीचे सॉरी B + C कॉमन है, तो नीचे हो गया जनाब ये वाला आंसर हो जाएगा C - B over C + B into A, ठीक है। इन द गिवन फिगर E and F आर दी सेंटर्स ऑफ 2 आइडेंटिकल सर्कल्स। तो ये आइडेंटिकल सर्कल है, मेरे को इक्वेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि लेंदी तो बिल्कुल नहीं है इक्वेशन, लेकिन इसमें आपको सीधा देखकर एनालाइज कर रहे हैं कि कितने पेयर्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की। और मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एक ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, जो मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं, ऐसे 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो मेरे भाई उनके बीच वाले
उनके बीच में अगर आप क्रॉस मारोगे और ये डमरू बनेगा, तो ये डमरू चाहे कैसा भी बन जाए, ये डमरू चाहे कैसा भी बन जाए, यहाँ पर जो ट्रायंगल्स बनेंगी वो सिमिलर होंगी। यहाँ पर जो ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल 1 एंड 2, ट्रायंगल 1 एंड 2 ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, समरूप ट्रायंगल्स हैं। अगर किसी को इतना पता है तो दैट इज एनफ फॉर हिम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें मामला क्या है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है बिकॉज ये लाइन इसके टेंजेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है बिकॉज ये लाइन इसके टेंजेंशियल है। ठीक है, अगर आप एक दो सर्कल्स हैं और यहाँ पर भी ऐसे टेंजेंट बनाते हो, दो आइडेंटिकल सर्कल हैं, आप समझ पा रहे हो, दो बराबर सर्कल हैं, तो ये आप अपनी कॉमन सेंस से बता पाओगे कि यहाँ पर भी अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो बिकॉज दोनों सर्कल्स आइडेंटिकल हैं, दोनों का रेडियस सेम है, तो यहाँ पर अगर इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा 10 सेंटीमीटर रहेगा। ये दोनों लाइन्स पैरेलल रहेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल रहेंगी। ये कॉमन सेंस से बता सकते हो, अदरवाइज मैं थ्योरेटिकली प्रूव कर सकता हूँ। थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करूँगा? देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जी हाँ 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जिन दोनों एंगल को मैंने लाल लाल किया, जी हाँ, तो ये दो लाइन है, इनमें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो लाइन के बीच में, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अदरवाइज ये कॉमन सेंस से भी आपको दिख जाना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक डमरू बन रहा है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं जनाब, सिमिलर, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी कि समरूप हैं, और यहाँ पर इस साइड की जो लंबाई है वो आर रेडियस है और इस साइड की जो लंबाई है वो भी आर रेडियस है, मतलब सिमिलर तो है ही, और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, बराबर है कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं जनाब। और अब फिर से देखो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है उसी तरीके से, मतलब पहले आपको सिमिलर दिखेंगी बिकॉज रेडियस सेम है तो आपको कॉन्ग्रुएंट दिखेंगी। अब एक और पेयर यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का दिखा है, ये वाले ट्रायंगल कितने डमरू बनेंगे देखो, और ये वाली ट्रायंगल फिर से वही डमरू बन गया, तो ये भी सिमिलर है। अब देखो ये चीज़ें आपकी दिखने की हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर एक है तो यहाँ पर भी एक यूनिट लंबाई होगी, क्यों? बिकॉज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर भी एक यूनिट लंबाई होगी, जी हाँ बिल्कुल एक यूनिट लंबाई होगी। और हाँ दूसरी बात, बिकॉज यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये टेंजेंट है 90, तो अगर ये एक यूनिट का है तो ये भी एक यूनिट का होगा, जी हाँ ये भी एक यूनिट का होगा। तो इस वाले ट्रायंगल की साइड अगर एक यूनिट की है तो इस वाले ट्रायंगल की साइड 3 यूनिट की है पूरी। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, ट्रायंगल ए ओ बी, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो। तो मेरे भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, डमरू बन रहा है हमें पता है, तो अगर साइड्स का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है तो एरिया का रेशियो 1:9 होगा। तो यहाँ पर कुछ लिखने को नहीं था इसके अंदर, ऑब्जर्व करने को था स्टेप बाय स्टेप। अब तक क्वेश्चन है, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी कुछ करने को नहीं था। यहाँ पर मैं सीधा विदिन 10 सेकंड ये ऑप्शन लगा सकता हूँ, पढ़ने के बाद चीज़ को समझने के बाद आप भी लगा सकते हो। ऐसे देखो, मान लो आपके घर में केक आया है ऐसे, और आपका भाई बोल रहा है कि भाई मुझे आधा केक चाहिए, ठीक है आधा केक चाहिए, तो आपके घर वाले ने बोला ठीक है हम बीच में से इसको काट देंगे, आधा तुम ले लेना, आधा तुम्हारा भाई ले लेगा, आप दोनों भाई, आपका छोटा भाई है। फिर आपका छोटा भाई बोलते हैं ना 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 मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, आप एक काम करो, इस केक को 4 बराबर हिस्सों में बांटो, 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद फिर मैं आधा आधा केक लूँगा ऐसे, मतलब कि मैं यहाँ से ये वाला केक लूँगा, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला। फिर आपको लगेगा अरे सेम ही तो बात है, इसके 4 टुकड़े कर रहा है, फिर उसमें हर एक में आधा आधा ले रहा है, लेकिन छोटा भाई बात तो माननी पड़ेगी, आप ऐसे काटने ही वाले थे, लेकिन फिर उसने बोला नहीं नहीं मैं तो इसके 9 टुकड़े करवाऊंगा और उसके बाद हर एक टुकड़े में से आधा आधा लूँगा। ऐसे तो तुम रोड़ी कर दोगे, पूरे में से आधा आप दोगे तो मेरे साथ चीटिंग हो जाएगी है, मुझे मज़ा नहीं आएगा, मैं तो ऐसे हर एक में से आधा लूँगा। आप गेम समझ रहे हो कि आपका भाई जितना केक डिमांड कर रहा है, वो कितने ग्राम का केक या कितना पोर्शन केक मांग रहा है, वो स्टार्टिंग से बदलानी है। आप चाहे इसके 1 लाख टुकड़े करके उसको हर एक टुकड़े का आधा दे दो, कंसेप्ट तो सेम ही है। एक्जैक्टली सेम कंसेप्ट यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बोला है। देखो एग्जामिनर ने क्या बोला है, एक सर्कल है, सॉरी एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, इस सर्कल का कुछ एरिया है, वो इस सर्कल का जो एरिया है इसको उसने डिनोट कर दिया भाई ए से, लार्जेस्ट सर्कल उसने बनाया। फिर उसने बताया एग्जैक्ट सेम साइड का एक स्क्वायर है, उसको उसने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और हर एक के अंदर एक सर्कल बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका भाई आधा केक मांग रहा था, यहाँ पर जो ये सर्कल है ये आधे एरिया को नहीं घेरता, लेकिन कुछ ना कुछ रेशियो में तो घेर रहा है ना, आपका भाई 1:1 रेशियो में बंटवारा कर रहा था। यहाँ पर ये जो सर्कल है इसने, इसको पता है इस सर्कल ने और इस स्क्वायर का जो रेशियो वो क्या होता है, इसी वीडियो सीरीज में मैंने आपको बताया है। इसका रेशियो होगा मेरे भाई, स्क्वायर के हिस्से में 7 वाला टर्म आएगा तो इट विल बी 11:14, याद रखने का तरीका मैंने बताया। तो 11:14, यानी कि अगर टोटल हिस्से 25 हैं तो उसमें से 11 हिस्से सर्कल ने घेर रखे हैं, यहाँ पर 11/25। आपको ये रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कॉमन सेंस पता होनी चाहिए कि ये वाला सर्कल, कोई भी सर्कल एक स्क्वायर के अंदर जब फिट आता है तो उसके एरिया का कुछ पोर्शन अपने अंदर कर लेता है। तो एक्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यही काम छोटे स्केल पर हुआ, छोटे स्केल पर हुआ, छोटे स्केल पर हुआ, छोटे स्केल पर, लेकिन ओवरऑल मिलाओगे तो उसी रेशियो में इस सर्कल ने एरिया घेरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर भी उसने 11/25 का होता है 44%, यहाँ पर भी 44% घेर लिया, यहाँ पर भी 44% घेर लिया, यहाँ पर भी 44, मान लो आपका भाई बोल रहा है मैं तो 44% केक लूंगा, तो चाहे पूरे केक का 44% हिस्सा ले लो या केक को 4 हिस्सों में बांटकर हर एक हिस्से का 44% ले लो। तो
तो ओवरऑल जो एरिया घेरा जाएगा वो तो 44% ही घेरा जाएगा। इसके 4 के बजाय चाहे 9 आइडेंटिकल टुकड़े कर लो या 16 आइडेंटिकल टुकड़े कर लो। मतलब एग्जामिनर ने क्या बोला कि इसके अंदर भाई मैंने 9 सर्कल प्लेस कर दिए, तो काम तो वो यही कर रहा है, वो इसको 9 बराबर हिस्सों में बांट कर काम वही करवा रहा है। ऐसे ये 9 बराबर हिस्सों में बांट कर हर एक एरिया के अंदर सर्कल ड्रॉ कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जितने भी सर्कल हैं इन सब सर्कल्स के एरिया का सम, इन सारे सर्कल्स के एरिया का सम या इस सर्कल का एरिया ये सारा बराबर होगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। तो नो ऑप्शन इज करेक्ट। कहीं ना कहीं पर भी ये नहीं है कि सारे बराबर है। इंटरएंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताना चाहूँगा। जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या? वो ये कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सिंपली ये कहता है कि अगर एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, लेकिन जनरल एंगल बाइसेक्टर बोलता है कि अगर एंगल को बाइसेक्ट ना किया जाए, अगर दो अनइक्वल पार्ट्स में कोई भी लाइन एंगल को बाइसेक्ट करे, तो भी हम बीडी और डीसी के रेशियो के लिए एक फॉर्मूला बता सकते हैं। उसी फॉर्मूले को बोलते हैं जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस सिंपल बीडी टू डीसी। तो बीडी दो चीज़ पर डिपेंड करता है, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाली ये साइड, जिसके इसमें साइड आई है। तो बीडी डिपेंड्स अपॉन ए बी इंटू साइन ए, एंड ये डीसी डिपेंड करता है इसके सामने वाला एंगल और सामने वाली साइड ए सी इंटू साइन बी। ठीक है जनाब, अब बस यही काम है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप मेरे सोल्यूशन से पहले इसको एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो, सोल्यूशन देखने आए हो तो इंटर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये जो है भैया ए डी। तो एंगल बी जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3, एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। डी डिवाइड्स बी सी इंटरनली इन रेशियो 1:3, ये इसको 1:3 के रेशियो में बांटती है। ठीक है, देन इन दोनों एंगल्स का रेशियो पूछा है, साइन बी ए डी एंड सी ए डी। तो नॉट ए बिग डील। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है, मैंने बताया कि बी डी और डी सी का रेशियो का एक फॉर्मूला है, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या जनाब, बी डी डिपेंड्स अपॉन सामने वाला एंगल और ये वाला साइड, यानी कि ए बी इंटू साइन बी ए डी, और सी डी डिपेंड करती है सामने वाली साइड और सामने वाला एंगल, यानी कि ए सी इंटू साइन ऑफ एंगल सी ए डी। जो कि उसने पूछा है, जो उसने पूछा वो यहाँ पर है, और जो उसने पूछा है उसके अलावा हर एक चीज़ हमें गिवन है। बी डी और डी सी का रेशियो गिवन है 1:3, और ए बी और ए सी का रेशियो भी आपको चाहिए। ए बी और ए सी का रेशियो कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक बार इस डायग्राम को ऐसे ऐसे कर देते हैं। देखो ए बी और ए सी का रेशियो, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का अगर रेशियो निकालना है तो वही होगा जो उस साइड के सामने वाले एंगल का साइन होता है। यानी कि ए बी के सामने क्या है, पाई बाई 4, साइन 45, साइन 45 इज 1/√। ए बी के सामने 45 डिग्री का एंगल तो साइन 45, ए सी के सामने 60 डिग्री का एंगल है तो साइन 60। जो उनके सामने वाले एंगल है उनका साइन ले लो, वही रेशियो है साइड्स का। अब इसको 1/√2 एंड दिस इज √3/2, तो √2/√3 आ गया ए बी और ए सी, √2/√3। अब इसको उस साइड ले जाओ, फिर उस साइड जाके हो जाएगा √3/√2। बस ये आंसर है। √3 से √3 पर गया तो आंसर इज 1/√6 एंड दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ है, पॉइंट सी डी ई। तो भैया ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी एक क्या है, पेंटागन है, तो सी डी ई, ताकि ए बी ई डी सी ऐसे आए, इस साइड से नहीं लेने सी डी, इस साइड से लेने हैं ताकि ए बी ई डी सी आए। ठीक है, तो ये एक पेंटागन है, और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है सम ऑफ एंगल ए सी डी एंड डी ई बी, ए सी डी एंड डी ई बी। आपने एक सिंपल सा काम करना है, बस यहाँ पर आप ये लाइन ड्रॉ कर दो। बिकॉज ए बी एक डायमीटर है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला टुकड़ा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और बिकॉज ए ई सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। तो जिन दो एंगल्स का हमें सम चाहिए था उसके इन पोर्शंस का सम 180 है, और जो बचते पोर्शन का 90 है, तो इन दोनों का ऐड कर दो दोनों को, तो 270 डिग्री आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी। ए एंड बी आर टू साइड्स एडजेसेंट टू द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर उसने क्या बोला है, यहाँ से वर्टेक्स ड्रॉ किया गया, इसकी लेंथ पी है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², सब रिजल्ट के अंदर डेफिनेटली बताया होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, a² प्लस b² बाई a² b² इसको टू 1/p², तो p² की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा। तो मैंने तो आपको ये रिजल्ट बताया था, तो आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं याद रखवाता हूँ। जो चीज़ें मैं याद रखवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, उससे बार आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये रिजल्ट कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा आपको एक और रिजल्ट याद रखना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लंबाई है जी सी। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको बेस मान के इसको हाइट मानो, या फिर इसको बेस मान के इसको हाइट मानो, हाफ इंटू सी इंटू पी। तो आपको ये याद रखना है, रटना नहीं है, मतलब आपको याद रखना है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसकी और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर होगा, बिकॉज एरिया को किसी भी तरीके से निकाल लो सेम ही पता है। और अगर इसी के अंदर मैं स्क्वायर कर दूँ ना दोनों साइड, तो अपना वो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर में क्यों कराऊँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वही लगाने की कोशिश आ रही है। तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो जो सी स्क्वायर है ये क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसको उस साइड भेज दो, बस बन गई बात। अब या तो दोनों तरफ उल्टा कर दो, या तो आप यहाँ से अपने इस आंसर को निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, दोनों तरफ उल्टा करोगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा याद रखने लायक, दोनों तरफ उल्टा करोगे तो इस साइड आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b², इसको आप रख सकते हो। द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंड में सर्कल करवाया है, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि भाई सर्कल की ये वाली इक्वेशन कब होती है, सर्कल की एक वाली इक्वेशन तब इस फॉर्म में होती है सर्कल की इक्वेशन, एक्स माइनस, मान लो सर्कल का सेंटर एच के है और उसका रेडियस आर है, तो सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो 0 0 होंगे, एच और वाई, एच और के की जगह पर 0 आ जाएगा, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर ये सर्कल का रेडियस होता है और ये इक्वेशन होती है जो वो ओरिजिन पर उसका सेंटर हो, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है, जिसका सॉरी रेडियस ए है, तो ये रेडियस का स्क्वायर होता है, दूसरे सर्कल का रेडियस बी है, तीसरे का सी है। और इन्होंने एक और बात कही थी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आप ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को कॉन्टैक्ट करता है, उन कॉन्टैक्ट के पॉइंट्स को मिलाने पर जो कोड बनती है उसको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो बस यही है, तो 3 सर्कल हैं एक सर्कल के ऊपर और तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, इसका मतलब तीनों सर्कल कोसेंट्रिक है, ठीक है, या फिर कंसेंट्रिक है, कुछ भी बोल सकते हो, यानी कि तीनों का सेंटर एक है। और एक सर्कल से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचे गए हैं, इसका मतलब बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले के ऊपर खींचे जा सकते हैं, और अंदर वाला जो सर्कल है वो उस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को टच कर रहा है, ये भी बोल रहा है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा, देखो ये 3 सर्कल हैं, सबसे छोटे वाला अंदर होगा, तो बाहर वाले सर्कल से ऐसे टेंजेंट्स खींचे गए हैं, तो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अंदर वाले सर्कल को टच कर रही है, ये उसने बोला है कि द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसे खींचे गए, यानी कि इस वाले सर्कल का जो रेडियस है वो ए है, बड़े वाले का ए है, टू द सर्कल दिस, इस वाले सर्कल पर जो टेंजेंट खींचे गए, यानी कि बीच वाले सर्कल पर जो टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची गई, यानी कि इस वाले सर्कल का जो रेडियस है वो बी है, और तीसरे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो सी है, वो तीसरे वाले इस सर्कल को टच कर रही है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और फिर उसने बोला है कि ये जो सिस्टम है, इक्वेशन ये जो है ये ट्रू है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या मामला है। तो देखो, तो मैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं इस सेंटर से इस टेंजेंट वाले पॉइंट पर मिलाऊँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का बनता है, और मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूँ, सेंटर को इस पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बात बतानी चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर कोड के ऊपर सेंटर से जो अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो लाल लाल है कोड है, इस वाले सर्कल की कोड है, बीच वाले सर्कल की, और सेंटर तो सारे सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से अगर पॉइंट खींचेंगे हम तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो सिचुएशन उभर कर आई है वो वही आई है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यू, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ऐसा किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ क्या है, ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, यानी ये ए है, सॉरी ये सी है, ए तो सबसे बाहर वाले का है ना, ये सी है। अगर मैं इसको नामकरण कर दूँ ए बी सी और डी, तो इसकी जो लेंथ है वो सी है, ये ठीक है। और बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस है जी ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए है, और ये जो है ये बीच वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि दिस इज इक्वल टू बी, यहाँ से यहाँ तक बी है। तो मैंने आपको बहुत बार, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम बार मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्या चीज़ बताई है कि भाई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, ये मैंने आपको 3 रिजल्ट बताए हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, और ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू डी बी। समझ में आ गई बात, उसी में से एक रिजल्ट यूज हो रहा है, ए बी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी यानी कि सी इंटू बी सी यानी कि ए। तो ये चीज़ ट्रू है, और एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला कि ये चीज़ ट्रू है कि बी की पावर पी इज इक्वल टू सी की पावर एन इंटू ए की पावर एम, और उसने ये भी बोला है कि एम एन और पी दिस आर प्राइम टू ईच अदर, प्राइम टू ईच अदर, ये बोलने की क्या जरूरत उसे पड़ गई, ये बोलने की जरूरत पड़ गई बिकॉज ऊपर वाला रिजल्ट ट्रू है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ऐसे आ जाएगा बी रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो हम इसको भी इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम क्यूब कर दें तो बी रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू सी क्यूब इंटू ए क्यूब, तो एम एन और पी की इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन उसने इनको प्राइम बता दिया ना एम एन और पी को, तो हम इनको 2 1 1 ही मान सकते हैं। तो अब यहाँ से पी की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, एन की वैल्यू 1 आ गई, एम की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील, 2 इंटू एम इज इक्वल टू 2 प्लस एन की वैल्यू 1 प्लस 2 पी यानी कि 4 माइनस 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो यहाँ पर, फिर तुरंत ही मैंने आपको ले दे दिया, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम बनेगा, हाँ जी वही एक्जैक्टली सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पर अंदर वाले सर्कल का बाहर वाले सर्कल का रेडियस ए है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर यही डायग्राम बनाऊँ, ये ए है, सबसे छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज सी, और इस वाले बीच वाले सर्कल का रेडियस इस बी जो हमने थोड़ी देर पहले किया,
एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप होगी। तो इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए। और फिर से हम कंपेयर करेंगे बी रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू सी रेस्ट पावर पी इंटू ए रेस्ट पावर एन। और यहाँ पर हमें इन सबकी वैल्यू मिल गई, एम इज इक्वल टू 2, पी इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1, एम प्लस एन प्लस पी, यानी कि 2 + 1 + 1 - 3, 3 से 3 गया 1, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भैया। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये सीधा सीधा एक रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट याद होगा। एंगल ए 90 डिग्री है, बी एल और सी एम इनकी मीडियंस है, तो बी एल और सी एम। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया हमेशा दो तरह के ऐसे मैंने आपको केस बताए हैं, दूसरा केस मैं बता देता हूँ आपको। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जो मीडियंस हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, कभी कभार साइड्स के बीच में, यहाँ पर ये दोनों साइड है ना, ट्रायंगल की साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमें दो रिजल्ट यहाँ पर याद रखने हैं कि इस केस में 5bc² इज इक्वल टू, इस केस में भी 5bc² इज इक्वल टू, जिनके बीच में राइट एंगल है उसे दूसरी चीज लेनी है, मीडियंस के बीच में राइट एंगल है तो दूसरी चीज यानी कि साइड इज इक्वल टू ab² + ac²। और यहाँ पर राइट एंगल साइड्स के बीच में तो मीडियंस लेनी है, यानी कि cm² + bl², और मीडियंस के साथ में इंटू 4 भी करना है, बस यहाँ पर इंटू 4 नहीं करना। ठीक है। ये मैंने कैसे रट रखा है, देखो ये दोनों चीज़ें मेरे को प्रूव करनी आती हैं, फिर भी ये तो याद रखना पड़ेगा कि मीडियंस जो है वो छोटी होती हैं साइड से, मीडियन छोटी होती हैं, ओवरऑल सारी मीडियन मिलाकर सारी साइडों से छोटी होती हैं, तो बिल्कुल छोटी चीज़ है तो उसको इक्वेट करने के लिए मैं 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये मैंने ऐसे याद रखा है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब मीडियंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये बीसी में से छोटी सी होगी, मीडियंस के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बनता है, इस तरह की ट्रायंगल बन के बनेगा, इस तरह की ट्रायंगल बन के ऐसे ऐसे पसर के नहीं बनेगा, और साइड्स के बीच में राइट एंगल ऐसे पसर के बनता है, तो यहाँ पर साइड बड़ी हो जाती है थोड़ी, तो बड़ी चीज़ को इक्वेट करने के लिए किसी ना किसी चीज़ से गुणा करना पड़ेगा, मतलब दूसरी चीज़ भी बड़ी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर ये वाला रिजल्ट है सीधा सीधा 5bc² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ bl² + cm²। ठीक है। इन ट्रायंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू AC, इन ट्रायंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है भैया, एंड E इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट एंगल BEA इज x। ठीक है, BEA इज x, ये x डिग्री है। EAC इज 38, EAC यानी कि ये 38 है। देन EBD इज 40, EBD कहाँ पर, ये वाला एंगल 40 है। ठीक है भैया। देन वैल्यू ऑफ x, ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये वाला एंगल पता चल जाएगा कि नहीं, बिकॉज ये एंगल 38 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल निकालोगे तो फिर ये भी पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो ये भी पता है, ये भी, ये पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 है। चलो निकालते हैं। तो ये वाला एंगल हो गया मेरे भाई 90 में से 60 में से 8 के 52, तो फिर ये वाला एंगल भी 52 हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इन दोनों का सम है 92 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 से 288, दैट इज ऑप्शन है। इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट ऑन साइड AC and AB रिस्पेक्टिवली। इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट ऑन AC, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है, और ये इस तरीके से है कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा केस हो कि ये दोनों एंगल इक्वल हो, इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है मेरे भाई कि ये एंगल तो कॉमन हो गया इस छोटी ट्रायंगल के अंदर और बड़ी ट्रायंगल के अंदर, इसका मतलब सीधी सीधी बात है ये सिमिलर ट्रायंगल और ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया है, यानी कि जब सीधा सीधा केस होता है, सीधे सीधे केस में क्या होता है, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, लेकिन ट्विस्टेड तो सीधे सीधे केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है, लेकिन जब ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके है तो साइड का रेशियो ट्विस्टेड फॉर्म में लेंगे, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा और दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा। ठीक है। तो देखो बिल्कुल ईजी है, इतना पता होने के बाद तो बहुत चंद सेकंड्स में आप इसको निकाल सकते हैं। AE इज इक्वल टू 8, CD इज इक्वल टू 3, DE इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 9। तो देखो 6/9 छोटी ट्रायंगल बटे में बड़ी ट्रायंगल, तो ध्यान आपने निकलना है, छोटी ट्रायंगल 8 बटे में बड़ी ट्रायंगल, तो यहाँ पर x मैंने मान लिया कि बड़ी ट्रायंगल की साइड x है। देखो ये 2/3 है, ये 1.5 गुना है, तो ये भी 1.5 गुना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ पर 12 होगा, 2:3 रेशियो। तो x की वैल्यू 12 है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 9 होगी, 9 और 3 12, तो AD की लंबाई 9, ऑप्शन 3। ठीक है। और यहाँ पर इसी चीज़ को आप एक और तरीके से देख सकते हैं, इसी चीज़ को एक और तरीके से कैसे देख सकते हैं, देखो जब ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, मान लो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल होगा 180 - थीटा, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर बने हैं, ये दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर बने हैं, तो 180 - थीटा। तो इसका मतलब मेरे भाई जब ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो यहाँ पर एक वो बनती है, क्या बोलते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल के अंदर आ सकती है, साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप वो वाला थ्योरम भी लगा सकते हो, टेंजेंट सेकंड थ्योरम, कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ऐसे करके भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो, ट्विस्टेड ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को। ठीक है। टू पैरेलल कोड्स आर ऑन द वन साइड ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो हमारे पास एक सर्कल है, तो दो पैरेलल कोड एक साइड पर हैं, एक तो मान लो ये होगी और एक ये होगी। ठीक है। इनकी लंबाई 24 और 32 है, तो ऑफकोर्स छोटे वाले की लंबाई 24 होगी, यानी कि ये 12 हो गया, बिकॉज कोड को बराबर हिस्सों में बांटा है, सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, और इसकी जो लंबाई है ये 16 होगी, 32 की आधी 16।
और ये जो है ये रेडियस हो गया जी, ठीक है। और ये भी रेडियस हो गया जना, ये ऊपर 16 है उसकी लंबाई, और यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस 8 है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता 4, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 होता कोड के बीच में, और यहाँ पर भी देखो डिफरेंस 16 और 12 में 4 है, तो उस केस में क्या होता है, बिकॉज कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस वही यहाँ पर दे देता है। तो ट्रेंगल, ये जो दो ट्रेंगल हैं ये एक ही तरीके के ट्रेंगल हैं। फिर अगर यहाँ पर 4 होता, तो अगर यहाँ पर 4 होता ना, तो इसका मतलब ये 16 है, ये 12 है, और डिफरेंस 4 है, तो ये वाली 16 है, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंस 4 है तो दिस विल बी इक्वल टू 12। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फिर से बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 4 है, तो दोनों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 है और कोण के बीच में डिफरेंस 4 है, तो सेम ट्रायंगल को रोटेट करके यूज़ किया गया है। ये ट्रायंगल का साइड है बी, ये है ए, इसी ट्रायंगल को यहाँ पर ऐसे रखा गया है, ये ट्रायंगल का साइड है बी ए, ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है। तो ट्रायंगल की एक साइड छोटी वाली तो आपको पता चल गई 12, बड़ी वाली आपको पता चल गई 16, ये सेम ही ट्रायंगल है। अगर इन दोनों का डिफरेंस और ये जो चीज़ है ये सेम हो, तो एक साइड 16 है ये, और ये साइड 12 है, तो ये वाली साइड दूसरी ट्रायंगल की छोटी वाली 12 है ये देखो, और बड़ी वाली 16 हो गई। और यहाँ पर अगर रेडियस आर है, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, रेडियस की वैल्यू होगी 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सेटिस्फाई कर गया। ये भी रेडियस होगा, रेडियस की वैल्यू क्या होगी 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर 4 होता तो मैं सीधे सीधे इसको मान लेता कि 16 12 ऐसे ही है, मैं सीधा रेडियस बता देता। लेकिन यहाँ पर 4 है नहीं 8 है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में भाई आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे वही बताऊंगा मैं। देखो, तो इसको मैंने मान लिया जी 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिफरेंस को। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। और अब दूसरी वाले ट्रायंगल में यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू होगी ए प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये दोनों आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट कर दूँ, तो ए प्लस 8 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर प्लस 16 ए प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों तरफ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, और 16 से सब कुछ कट रहा है, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, 16 एकम 16, 16 नहीं में 144, तो 9 और 4 13, 13 जब उस साइड ये ए है, हाँ यही था, 9 और 4 ए स्क्वायर, हाँ यही तो गड़बड़ की, ये मैंने 16 लिख दिया, वही तो मैं सोचा है ए की वैल्यू नेगेटिव में क्यों आ रही है, 16 का स्क्वायर 256 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी 16 से कट रहा है, चलो तो 16 से 16 पर जाएगा, तो 9 और 4 13, 13 साइड जाएगा, तो 16 में से 13 3, 3 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई जनाब 3। तो तब कुछ भी बता दोगे, हमें निकालना क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है सर्कल का, सर्कल का एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और रेडियस का स्क्वायर। अब ये देखो, आपको इस ट्रायंगल में तीनों चीज़ें पता है, ये हमने निकाला, ये दोनों चीज़ें पता है, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस से 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 265, दो को इधर भेज दो 400, दो को इधर भेजूंगा तो 400 130 530, तो 5830 डिवाइडेड बाई 7, 11 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 53 को, तो 7 8 56, 7 21, 7 2 14, 838 77, यानी कि ऑप्शन बी। देयर आर टू आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच इफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मैंने आपको क्या बताया है, टेंजेंट चाहे डायरेक्ट हो, टेंजेंट चाहे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा हो या त्रियक अनुस्पर्श रेखा हो, ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जो हाइपोटेन्यूज होगा, ये मैं डायरेक्ट टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, वो अपना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है। एक तरफ टेंजेंट होएगा, अब टेंजेंट कहीं पर भी हो, इन दोनों में से कहीं पर भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो। जब डी फॉर डायरेक्ट, तो डी फॉर डिफरेंस, एक तरफ रेडियस का डिफरेंस होगा दोनों सर्कल्स का, और इसमें डिफरेंस हो गया तो ट्रांसवर्स में सम होगा आर प्लस आर टू। बस ये दो ट्रायंगल याद रखना और कुछ नहीं याद रखना बस। अब देखो, जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलेगा हम करेंगे क्या, हम बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उसने बोला कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट की लंबाई 26 है, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा टेंजेंट की लंबाई 26। अब दूसरी तरह हमें लिखना कि भाई डिफरेंस, तो दोनों का रेडियस 10 है तो डिफरेंस 0 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये भी 26 आएगा, 26 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट 26, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मिल गया। अब हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो सेम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मिल गया, हमें सम ऑफ रेडियस क्या होगा 10 और 10 20, तो अभी टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। तो आप इनके से फॉर्मूले भी रख सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो बहुत स्पीड से आप काम कर पाओगे, ठीक है, तो इसको भूलने का चांस बहुत कम है। तो 26 का स्क्वायर 676 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो अंडर रूट 276, तो 4 से अगर मैं काट दूँ, 4 के 24, 4 के 24 3 हो जाएगा, 4 में 36, तो इट विल बी 2 अंडर रूट 69, ठीक है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू एक्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये दोनों बराबर हैं, और उसने एस एक्स को मिला दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं कैसे भी सॉल्व करूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, अरे यार क्या हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, इसको देखते हैं आप, ये ऑब्जर्व करें, एक तो यहाँ पर ट्रायंगल्स का ये सिस्टम बन रहा है, इसमें ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये मतलब कि ये वाले ट्रायंगल और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल के बेस के पैरेलल लाइन है, और ये डम्बू वाला सिस्टम बन रहा है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये चीज़ें देखते ही मतलब हिट करने की है, समझ में आ गई बात, इतनी रिक्वायरमेंट है। तो बिकॉज ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वाई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, ये वाली और ये बड़े वाली,
और हमें ये पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, इनका रेशियो 1:1 है। तो अगर मेरे भैया इनका रेशियो 1:1 है तो इनका रेशियो 1:1 ही होता है, पता है ना। इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। अगर मिड पॉइंट्स को आप मिलाते हो, ये मिड पॉइंट ही हो गया जब ये दोनों बराबर हैं, तो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर ही जाएगा, है? तो ये दोनों भी बराबर हैं। और ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 अगर सिमिलर हैं और ऊपर से इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट होगी, ये सर्वांग सम भी होगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी ट्रायंगल 1 एंड 2। और एक और बात, जब इनके आप मिड पॉइंट को मिलाते हो, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर 1 है और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अगर 2 है, तो साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होता है ना। तो छोटे वाले का एरिया अगर 1 है तो पूरे बड़े वाले का एरिया 4 है, तो नीचे वाले का एरिया 3 है, यानी कि इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया 3 है। ये चीज़ें जल्दी जल्दी क्लिक होने की मतलब ऐसे सोल्व करने के नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और उसके बाद मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो भैया यहाँ पर इसका एरिया 1 यूनिट है, इसका एरिया 3 यूनिट है, और इसका एरिया उससे पूछा है टोटल एरिया 4 यूनिट है, और 4 यूनिट की वैल्यू ये है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/4 हो गया ना, 1/4 इसका 300 का, तो 300 का आधा किया 150, 150 का आधा किया 75। आंसर इज ऑप्शन, ठीक है। पी क्यू आर एस टी इज रेगुलर पेंटागन, ठीक है भाई, ये रेगुलर पेंटागन है। पी आर एंड क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स, तो पी आर एंड क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एक्स आर, तो टी एक्स आर की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बहुत कुछ इस सिलसिले में बताया है। क्या देखो, एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पेंटागन के अंदर जो इंटीरियर एंगल है वो 108 डिग्री का होगा। ये सारे इंटीरियर एंगल 108 डिग्री के हैं, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी पेंटागन के अंदर जब आप इनको ऐसे मिलाते हैं इसको, तो ये वाली और ये वाली पैरेलल होते हैं, हमारे पास एक ट्रेपेजियम बनता है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम बनता है, समलंब चतुर्भुज बनता है। और यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनते हैं। तो एक पेंटागन बनता कैसे है आपको पता है। पेंटागन बनता है, एक ट्रेपेजियम को पकड़ो ऐसे, एक ट्रेपेजियम है और उसके ऊपर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल टिका दो, ठीक है। ट्रेपेजियम की ये जो तीनों साइड्स हैं रेगुलर पेंटागन बनाने के लिए, ये जो तीनों साइड हैं इनकी लंबाई अगर ए है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की लंबाई भी ए हो, तो आपके सामने एक पेंटागन तैयार हो जाएगा। मैं आपके सामने पोस्टमार्टम इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो। तो अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं। अगर ये ट्रेपेजियम है, ये जो चीज़ है ये इसके पैरेलल है, अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये भी एक ट्रेपेजियम ही हुआ, ये इसके पैरेलल होगी। जी हाँ बिल्कुल, ये भी एक ट्रेपेजियम है, कैसे मिला लो। तो देखो जनाब, ये जो है ये इसके पैरेलल है और ये जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये भी एक ट्रेपेजियम बना, ये जो है ये इसके पैरेलल है, समझ रहे हो। तो जब मैंने इसको मिलाया तो ये जो है ये इसके पैरेलल है, कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये इसके पैरेलल है। क्वेश्चन को कराना आता तो मैं जल्दी से करा के भाग जाता, लेकिन अब अभी आपको मैं कुछ समझा रहा हूँ, बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को कराना। ट्रेपेजियम के अंदर मामला क्या है ये समझा रहा हूँ अभी। तो ये देखो आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ट्रेपेजियम के अंदर अगर आप ऐसे मिलाते हो तो यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम बनता है, यहाँ पर समझ में आ गई बात। और अगर ये पैरेललोग्राम है, उस ऊपर से इसकी आसपास वाली साइड्स बराबर हैं, एडजेसेंट साइड, इसका अंदर ये पैरेललोग्राम ही नहीं, इसका मतलब ये रोम्बस बन गया, समचतुर्भुज बन गया। तो अगर ये वाला एंगल 108 है तो ये वाला एंगल भी तो 108 होगा, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के, 108 इसका आंसर है। अब आप लोग सर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने आपको पोस्टमार्टम करके दिखाया है। अब देखो, अब क्वेश्चन को सरल सरल तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये था अपने पास पी क्यू आर एस टी, एग्जामिनर ने क्या किया था, एग्जामिनर ने ये चीज़ ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आपको एक बात पता है कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है 108। तो अगर ये वाला एंगल 108 है तो 180 में से 108 के बेहतर बेहतर का आधा, ये वाला एंगल है 36, और ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल भी 36 है। सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल भी 36, बिकॉज ये पूरा 108 है ना, और ये वाला एंगल भी 36, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई, ठीक है। तो अब देखो 36 36 ये क्या हो गया 72, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 108, तो ये ऊपर वाला एंगल भी क्या हो गया 108, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो ये जस्ट काम आएंगे अपनी, हम एक फिगर को अगर हम अच्छे से जान लेंगे तो हमारे लिए फायदे की ही बात है। पी ए टी इसे टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ए, ये अपने पास एक सर्कल है जनाब, पी ए टी एक टेंजेंट है, पी ए टी एंड ए बी इज कोड सच दैट बी ए टी 72, तो ए बी एक कोड है तक ये 72, तो ये मैंने बना दी ए बी, और ये एंगल हमने लिख दिया भैया 72 डिग्री, ठीक है। सी इज ए पॉइंट ऑफ सर्कल सच दैट सी बी ए इज 58, तो सी बी ए को मैं 58 बनाना चाह रहा हूँ, तो ये हो गया सी बी ए दैट इज 58। देन व्हाट द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी का मेजर क्या होगा। तो आपको एक बात पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर किसी भी टेंजेंट ने किसी भी कोड के साथ जो एंगल बनाया है थीटा, वो कोड ऑपोजिट सेगमेंट के अंदर थीटा ही बनाती है। यहाँ पर अगर 72 बनाया है इस कोड ने इस टेंजेंट के साथ, तो ये वहाँ पर 72 ही बनाएगी। तो भाई आपको ये 72 पता चल गया, ये 58 पता चल गया, तो ये पता करने से आपको कौन रोक सकता है। तो 70 और 50 120, तो 180 में से 120 के 60, 8 और 2 10, 60 में से 10 के 50, तो ये हो गया 50। The three perpendicular distances of three sides of an equilateral triangle from a point which lies inside the triangle are 6, 9 and 12 respectively, then the perimeter of the triangle is equal to, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी 27, तो हाइट की वैल्यू अगर 27 होगी तो 27 इंटू 2/√3 इंटू 3, तो भैया 27 तो 54√3 इसका आंसर होगा। और आप भी इतनी इजीली निकालने के एबल होने चाहिए, मैं ये नहीं बोला निकाल सकते हो, निकालने के लिए एबल होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इस कंसेप्ट को काफ़ी बार वो यूज़ कर चुका है और मैंने आपको बताया भी है, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो
मान लो ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रटने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ आप उनको मिस नहीं कर सकते, और आप उनको मिस नहीं करेंगे ना, आप टॉप कर सकते हो एग्जाम को मिनिमम एफर्ट्स में। मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम एफर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट के साथ स्मूथ साल जीऊँगा, पता नहीं किसी को है तो है क्या, मेरी मेरी ज़िंदगी यही है, मैं जितने साल जीऊँगा तो ज़िंदगी में से मतलब ज़िंदगी इज़ टाइम, दैट्स ऑल। मेरे पास कुछ टाइम है, दैट इज़ माई लाइफ। तो मैं अपनी ज़िंदगी लगा रहा हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी काम में लगा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसका एक्चुअल इम्पैक्ट पड़े, 2 लोगों की लाइफ़ को वो चीज़ टच करे। जो अपने साथ लोग जिए हैं, उनका कुछ फ़ायदा हो, उनकी लाइफ़ क्वालिटी कुछ इम्प्रूव हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मिनिमम एफर्ट्स में आप ये काम कर पाओगे। जेन्युइनली मैं आपके लिए एफर्ट्स यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है? हाँ, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि भई आपका भला हो, मतलब मेरी लाइफ़ भी मैं क्यों वेस्ट करूँ, अगर मैं इनजेन्युइन एफर्ट लगाऊँगा तो, है ना? तो देखो ये अलग-अलग साइड पर P1, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ P2, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ P3। तो फिर मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, और इसका मैंने नाम दे दिया OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। बस ये मैं इक्वेट करने वाला हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो कितना है, वो है √3/4 इंटू इसकी साइड को मैंने मान लिया है जी A। ठीक है? तो इसकी हर एक साइड A हो जाएगी। √3/4 A स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, तो इसका एरिया आप निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हर एक में हाफ तो कॉमन होएगा ही, और हर एक में जो बेस है वो A बनेगा। जो तीनों ट्रायंगल की मैं बात की, हर एक में तो बेस भी कॉमन होएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या होएगा, तो इस ट्रायंगल की हाइट है P1, इसकी हाइट है P2, इसकी हाइट है P3। ठीक है? तो अब देखिएगा आप, हाँ, तो यहाँ पर √3/4 A स्क्वायर में इससे भी, चलो हाँ, इससे भी कर ही लेते हैं कंपेयर, मतलब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो 2 से 2 पर गया, A से A पर गया, तो यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू √3/2A। और √3/2A क्या होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है। तो अगर किसी पॉइंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट कहीं पर भी हो, उस पॉइंट से 3 अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, तो ये जो पॉइंट है, 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ अगर आप जोड़ोगे तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर आएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं जिनकी लंबाई 6, 9 और 12 है, तो मैं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तीनों को जोड़ दो 27। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, अगर हाइट इतनी है तो इसको 2/3 से गुना करो, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, साइड इतनी है तो पेरीमीटर क्या होगा, इंटू 3। यही चीज़ मैंने लिखी थी, ये इससे √3 पर गया तो 27 तो नहीं 54√3। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एनिमेट करके एक बार इस चीज़ की फील दिला दूं। देखो ये जो आपके सामने है, ये है पॉइंट डी यहाँ पर। ठीक है? और ये पॉइंट डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर पॉइंट डी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने तीनों साइड से देख रखा है, EFG। ये 3 पॉइंट है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हैं इसे, और ये इनका डिस्टेंस आपके सामने दिख रहा है। तो इन तीनों का सम यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, 7। तो इस पॉइंट को मैं कहीं पर भी मूव कर लूँ, देखो हमने यहाँ पर मूव कर दिया, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बदल गया तीनों साइड से, है ना? कहीं से ज़्यादा हो गया, कहीं से कम, लेकिन ओवरऑल जो सम है वो 7 के बराबर है। ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये देख लो, आप कुछ भी कर लो, कितना भी बदल लो, इसको कहीं पर भी ना आप ले जाओ। और देखो यहाँ पर आप एक और चीज़ ऐसे विजुलाइज कर पाओगे कि अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे पकड़ के सीधा लेकर जाता हूँ, सीधा ऐसे, सीधा, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ही ले जाऊँ इस पॉइंट के ऊपर, मतलब कि मैं इसके वर्टेक्स पर ही ले गया, तो जब मैं इसके वर्टेक्स पर ले गया और हमें पता है ये पॉइंट इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी हाइट ही है, तो इसकी हाइट भी 7 आ गई। और अगर ये बिल्कुल वर्टेक्स पर चला गया तो बाकी लाइन से डिस्टेंस 0 हो गया, ये देखो ये 2 0 हो गए। यहाँ पर आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ये इस ट्रायंगल की हाइट 7 ही है और ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अच्छे से इसको विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है इसके अंदर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2p यूनिट्स एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट। हमारे पास एक रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है, ये लो भाई समचतुर्भुज, तो इसका पेरीमीटर जो है वो 2p है। मान लो इसकी सारी साइड्स की लंबाई ए है, तो चारों का सम 2p है। ठीक है? और लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज m यूनिट। अगर इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल की लंबाई है मान लो d1, दूसरे डायगोनल की लंबाई है d2, तो यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू m, ऐसा कुछ वो बोल रहा है। ठीक है? और इसके डायगोनल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो देन एरिया ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा रोम्बस का? जी हाँ है। और एक और चीज़ हमारे पास है, उसने ये बताया कि इन सब का जो पेरीमीटर है दैट इज 2p। और ये वाली साइड कितनी होगी, ये डायगोनल की, बिकॉज डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसकी हद होगी d1/2। और ये वाली साइड कितनी होगी, d2/2। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो d1/2, d2/2 और p/2 ये सारे क्या होंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, ट्रिपलेट हो या ना हो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, है ना? तो मैंने आपको बताया है कि अगर 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं तो इनका डबल 6 8 10 भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई d2 का स्क्वायर इज टू p स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और बाई टू को सोल्व करोगे तो भी आप यहाँ पर पहुंच ही जाओगे। अब देखो सिंपली हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो बस, इसका स्क्वायर कर दो बस। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं p स्क्वायर लिख रहा हूँ, इस p स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो d1 d2 की वैल्यू मुझे मिल गई है, ये है, तो मैं यही यहाँ पर पुट कर देता हूँ,
एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/4 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। डी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखते हैं भाई, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी और ई पॉइंट है किसी के ऊपर, ए सी पर, यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ई, डी और ई। ठीक है, ए सी पर और बी सी पर। सच दैट डी ई इज इक्वल टू 18, डी ई जो है वो 18 है एंड सी ई इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड डी ई सी 90 है और डी ई सी जो है वो 90 है। तो इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं ना, 90 है तो 90 वाली फील भी आनी चाहिए। तो डी ई सी, और आपके साथ भी एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो, क्या यार डायग्राम गलत बन गया, तो इट इज़ वेरी नेचुरल। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। मेरे को तो क्वेश्चन याद था ये ऐसे बनेगा, लेकिन मामला क्या है आपको मैं नेचुरली सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा होता है। तो डी ई इक्वल टू 18, ई सी इक्वल टू 5, ये है। ठीक है, और आगे इन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए बी सी 3.6। तो एंगल ए बी सी इस वाले एंगल का मान लो ये थीटा है, तो ये कह रहे हैं कि इसका टेंजेंट टेन थीटा इक्वल टू 3.6। और अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानूँ तो मेरे को टेन अल्फा बताओ क्या होगा, टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है ना टेन थीटा, तो ये भी 3.6 होगा। तो इस एंगल का टेंजेंट और इस एंगल का टेंजेंट, दोनों का टेंजेंट बराबर है। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल बराबर हैं, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो कुल मिलाकर एग्जामिनर ने इस यही बात बताने के लिए आपको टेंजेंट 3.6 दिया है इस एंगल का, कि दोनों एंगल बराबर हैं। तो इसका मतलब साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई। और अगर ये आइसोस्केलस है और अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, एफ पर, तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, अब देखो, हाँ ये दोनों तो बराबर हैं ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा सिस्टम बन गया, ये 90 का है, ये 90 का है। तो यहाँ पर ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हो गई। तो चलिए वही काम करते हैं। इससे पूछा ए सी बाई सी डी, यानी कि ए सी बाई सी डी, वही बड़ी ट्रायंगल अपॉन छोटी ट्रायंगल। तो छोटी ट्रायंगल की साइड सी डी अपॉन बड़ी ट्रायंगल की साइड ए सी इज इक्वल टू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो छोटी ट्रायंगल की साइड ये सी ई, बिकॉज इसने साइड्स में रेशियो दिया है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हमारे लिए अब कोई मायने नहीं रखती हैं। सी ई डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की साइड सी एफ। ठीक है, अब देखो एफ पॉइंट हमने खुद ड्रॉ किया था, तो उसने सी एफ के लिए कोई जिक्र नहीं किया, उसने जिक्र किया है सी ई का और बी सी का, इस पूरी बी सी का। तो हमें पता है ये एफ जो है मिड पॉइंट है आइसोस्केलस ट्रायंगल में। अगर आप यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करते हो तो ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। तो आप इसको लिख सकते हो सी एफ को बी सी बाई 2, बी सी का हाफ है ये, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो बस यही अपना आंसर है। ठीक है, तो 2 सी ई इज टू बी सी, इसको आंसर मत मारना। मैंने छोटी ट्रायंगल की साइड कौन बड़ी ट्रायंगल की साइड लिखी है, लेकिन एक्चुअल में उसने ए सी रेशियो सी डी पूछा था, तो ये बी सी टू 2 सी ई होगा, बी सी टू 2 सी ई, दैट इज ऑप्शन है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही एक्सट्रीमली इजी, इसमें कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए इजी क्वेश्चन भी आपको मैं कराना चाहता हूँ। मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, बहुत इजी, वट एवर, आप किसी भी क्वेश्चन में मारना है। एबीसी और पीक्यूआर जो है वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ए बी इज टू पी क्यू इज टू इज टू 3। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे ए बी छोटी होनी चाहिए थी पर कोई नहीं। ये अगर 2a है तो ये 3a है, सिमिलर ट्रायंगल बना दी। एडी इज मीडियन टू द साइड बीसी, एडी मीडियन है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी मीडियन है। पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें होती हैं, जैसे ये दोनों की मीडियन है और इनके कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, इसी वाले वर्टेक्स से। ठीक है, मतलब जब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये जो ए है ये पी के कोरस्पॉन्डिंग वो भी इसी रेशियो में होती है। मतलब इसका लंबाई अगर 20 होगी तो इसकी लंबाई 30 होगी, इनकी लंबाई भी, कोरस्पॉन्डिंग चीज़ों की लंबाई हमेशा उसी रेशियो में होती है सिमिलर ट्रायंगल में। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा, बी डी, तो बी डी जो है एक्जैक्टली उसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्यू एस है, इसी जगह पर एक्जैक्टली यहाँ पर क्यू एस है। तो इनका रेशियो भी वही होगा, बी डी और क्यू एस का वही 2:3 जो इन ट्रायंगल की साइड्स का है। लेकिन इनके स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, जो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो उसका स्क्वायर, यानी कि 4:9 आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बाकी उम्मीद